कि श्रृंगार से आदमी कवि बनता है। हाँ। जब श्रृंगार मन में उत्पन्न होता है तो आदमी कवि बनता है। हाँ। तो जब भी कोई बदलाव होगा तो वहां द्वंद्व जरूर होगा। और बिना दिन ऑनलाइन फाइलों में बीतता है, व्यस्तता कैसे सुनाऊं या ना सुनाऊं। ये महानगर की स्थिति को बहुत शानदार है। जो आज भागदौड़ की जिंदगी है, सुबह से शाम तक दफ्तर में टाइम निकल जाता है। हाँ। अब किसी को साहित्य को हम ये मान के ना चले कि बहुत बड़ी बड़ी पोथियां हैं, बहुत बड़े बड़े पन्ने हैं, 1500 पेज की किताबें हैं, उपन्यास है, वही साहित्य है। ऐसा नहीं। हम जब बस में चलते हैं, बस में से उतरते हैं, बस में चढ़ते हैं, घंटा एक घंटा आधा घंटा वेट करते हैं बस की, वहाँ भी अपने आप में एक साहित्य, एक कथा, एक कहानी, एक किस्सा जन्म ले रहा है। कविशाला सचमुच एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म सभी लोगों को दे रहा है। वो आप जितना कविशाला में अंदर जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, अलग अलग उसके एपिसोड्स को देखेंगे, तो महसूस होगा कि नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। चूँकि कविशाला संवाद और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है अभी, तो हमारा प्रयास रहता है कि जो हिंदी की किताबें हैं, हिंदी की कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, जो उनको गढ़ने वाले लेखक हैं, कवि हैं, उनकी कहानियाँ हम आप तक पहुँचा पाएँ। इसी श्रृंखला में एक कविशाला के बहुत पसंदीदा लेखक हैं, कवि हैं, प्रदीप सेठ सलील पेन नेम से लिखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। नमस्कार। सर, शुरुआत चूँकि मेरी आपसे बात करने की जिज्ञासा ज़्यादा इसलिए, और कविशाला के बारे में भी और चीज़ें जानने की जिज्ञासा है कि आपका जो फीडबैक है वो कविशाला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत शुरुआती दिनों में से कविशाला से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी यात्रा आपकी कविशाला के साथ हुई है, उसमें आएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आपका जो व्यावसायिक ज़िंदगी रहा है वो टोटली डिफरेंट रहा है, और आपका जिस तरीके से साहित्य में रुचि है, कविताओं को गढ़ने में रुचि है, उसमें पहले मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस तरीके से होती है। कविशाला एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और जिसने मेरी यात्रा को, जिसे कहते हैं हम, एक अंजाम तक पहुंचाया। और अंजाम किसी भी चीज़ का अंजाम नहीं होता, हर चीज़ एक गति में होती है, एक प्रक्रिया में होती है, एक प्रक्रिया से गुजरती है कोई चीज़। अंजाम एक उस पर्टिकुलर की स्टेज को कहते हैं, एक माइलस्टोन को कहते हैं, अगले माइलस्टोन पे आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला हूँ, वहीं पर मेरा बचपन गुजरा है। तो जैसे हर बच्चे की कहानी शुरू होती है, दादी की कहानियों से शुरू होती है, दादी नानी की कहानियों से शुरू होती है, ऐसे ही मेरा साहित्य वहीं से शुरू हुआ। जब छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो वहीं से साहित्य शुरू हो जाता है हर बच्चे का, हर व्यक्ति का, यूँ कह सकते हैं आप। इसी तरह मेरा शुरू हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, दादी से कहानियाँ सुनी, नानी से कहानियाँ सुनी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्लास में आए, बच्चे स्कूल में दाखिल हुए तो हमारे गुरुजी जो थे, सभी के साथ गुरुजी यही करते हैं कि वो जो चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, जो पाठ पढ़ा रहे होते हैं, हाँ। उसके साथ वो कहानियाँ सुनाते ही हैं। हाँ। कहानियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं, उससे संबंधित कहानियाँ अपने आप निकल आती हैं। फिर कहानियों ने वहाँ का रास्ता तय किया। वहाँ का रास्ता तय करने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ, चांदनी चौक में रहता था मैं, तो वहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी। तो वहाँ मैं अपने फादर के साथ, अपने पिताजी के साथ वहाँ जाया करता था। तो वहाँ बैठकर किताबें पढ़ा करता था। वहाँ से साहित्य में रुचि असल में वहाँ से शुरू हुई। जो दिनचर्या थी कहानियों की, घर में दादी नानी से, गुरुजी से, स्कूल में, उसके बाद जो अंदर से शौक शुरू हुआ, वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ मैंने किताबें ढूंढनी शुरू करी। वहाँ पर मेरे को कविताएं, कहानियाँ और कविताएं या छोटे छोटे दोहे वगैरह मेरी दादी नानी टीचर जो सुनाया करते थे, वो सुनाया नहीं करते थे, उस लाइब्रेरी में मैंने ढूंढने शुरू करे। तो वो रुचि मेरी वहाँ से उत्पन्न नहीं, पैदा हुई वहाँ से। कि मैंने जब ढूंढना शुरू किया उसके रैक में से, क्या यहाँ की लोक कथाएं पढ़ लो, वहाँ की लोक कथाएं पढ़ लो। फिर वहाँ पर मैगजीन सेक्शन होता था, तो वहाँ पर चंदा मामा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने आप से, मैंने चंदा मामा को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराया। तो बहुत वो जो था, चंदा मामा हम वहाँ पढ़ते रहे। उसके बाद फिर उसकी कहानियाँ पढ़ी, उसकी कहानी से प्रेरणा मिली हमें।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। 10वीं तक पहुँचते पहुँचते हमें उपन्यास पढ़ने का शौक़ जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था पूरा का पूरा। तो 10वीं तक आते आते कहानियों के साथ, प्रेमचंद की कहानियों के बाद उपन्यासों तक मैं पहुंच गया। तो मेरे को जो याद आ रहा है सबसे पहले जो उपन्यास, जो सामाजिक उपन्यास पढ़ा था मैंने, वो मुझे मेरी सिस्टर ने ला के दिया था, खरीदी कौड़ियों के मोल विमल मित्र का। हाँ। वो 10वीं की हमारी छुट्टियां थी, उन दोनों कानपुर में था। तो 10th क्लास की जो पेपर्स के बाद जो छुट्टियां होती हैं उसमें मुझे उन्होंने वो खरीदी कौड़ियों के मोल ला कर दिया था। 2 वॉल्यूम थे, काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम थे। हाँ। तो वहाँ मैं अच्छी तरह से दीपंकर सेन नाम का एक कैरेक्टर था, लक्ष्मी थी एक कैरेक्टर नाम उस उपन्यास में, उससे बहुत प्रभावित हुआ। वो शायद एज ऐसी होती है कि उसमें मैं ही क्या सभी लोग प्रभावित होते हैं अपने वातावरण से, अपने आसपास की चीज़ों से। क्योंकि 10वीं का मतलब 15-16 साल का हो गया मैं। तो हर आदमी उस दौर में कुछ नई नई चीज़ें खोजने के लिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक होता है और उनसे प्रभावित होता है। तो वहीं पर शुरू हुआ। तो उसी दौर में वहीं पर मुझे कभी कोई ऐसा महसूस हुआ कि मैं शायद कोई पार कर रहा था। कहा जाता है कि श्रृंगार से आदमी कवि बनता है। हाँ। जब श्रृंगार मन में उत्पन्न होता है तो आदमी कवि बनता है। हाँ। तो मैं स्थितिजनक रहा और शायद सभी स्थितिजनक होते होंगे, लेकिन बाद में श्रृंगार उसे पालता पोसता है, बढ़ाता है मनुष्य के कवि को। हाँ। तो मेरा शौक जो था वो उस तरह से प्रस्तुत बढ़ता गया। हाँ। लेकिन वो शौक मेरा शौक ही रहा। हाँ। सर्विस में आए, बैंक में नौकरी करी मैंने, बैंक में नौकरी करी, तब भी अपने शौक को मैंने बरकरार रखा। जी। या मैंने बरकरार क्या रखा, शौक बरकरार रहा। हाँ। यूँ कह सकते हैं हम। अब मैंने शौक को पकड़ा या शौक ने मुझे पकड़ा, अब ये तय करना मुश्किल है मेरे लिए। हाँ। हाँ, लेकिन 2-4 साल पहले आज से शौक मेरा वैसे चलता रहा। थोड़ी बहुत कविताएं लिखता रहा, कैजुअल कविताएं लिखता था। कभी महीने में लिख ली, 2 महीने में लिख ली, नहीं लिखी तो 6 महीने नहीं लिखी तो लगातार 2-4 महीने लिख दी। हाँ। इस तरह चलता रहा। लेकिन 3-4 साल पहले मैं कविशाला के, कोरोना से कुछ ही दिन पहले, जी। मैं कविशाला के संपर्क में आया और अंकुर जी से मेरी बातचीत हुई। तो मुझे वहाँ से बहुत एनकरेजमेंट मिला और कविशाला को पढ़ के, मैंने कविशाला में कविताएं पढ़ के और अंकुर जी से बात वगैरह करके, मेरा जो ये शौक था ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कब मेरी ज़रूरत में परिवर्तित हो गया मुझे नहीं पता। हाँ। और अब ऐसा है कि जैसे कहा जाता है ना, आदमी सुबह उठता है, उठते सबसे पहले अपने मोबाइल को देखता है कि क्या मैसेज है, क्या है। हाँ। तो अब स्थिति ये है कि उठने के बाद मेरे को देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर क्या कविताएं लिखी गई हैं, कौन से लेखन, कविशाला में क्या, किसने क्या लिखा है, कविशाला में क्या पढ़ने लायक है। हाँ। कौन सा उसमें टॉपिक है, कौन से उसमें वाद विवाद है, कौन सा उसमें संवाद चल रहा है। हाँ। तो वो शौक मेरा दिनचर्या का मेरा हिस्सा बन गया असल में। तो कविशाला को मैं पूरा श्रेय देता हूँ अपने इस शौक को अपनी ज़रूरत को बदलने के लिए। और फिर ज़रूरत बनी हो तो आहिस्ता आहिस्ता कंपाइल होती गई चीज़ें। तो आया दिमाग में कि भाई जब चीज़ें कंपाइल हो ही गई हैं तो इन्हें संकलित कर दिया जाए, पुस्तक के फॉर्म इन्हें दे दी जाए। हाँ। तो अंकुर जी का सहयोग रहा, कविशाला का बहुत सहयोग रहा और मेरी एक पुस्तक कविशाला ने प्रकाशित करी। मैं उसके लिए आभारी हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले मेरी एक कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेकिन उस पुस्तक का प्रकाशित होना सिर्फ ऐसा था कि जैसे अपनी कविताओं को आपने साइक्लो स्टाइल करके अपने घर में रख लिया, इकट्ठा कर लिया। और वो डायरी की जगह वो सिर्फ एक फाइल के अंदर इकट्ठी हो गई मेरी कविताएं प्रिंटेड फॉर्म में। वो था पहली वाली पुस्तक। उसके बाद की जो पुस्तक बनी कविशाला में, उसमें जो था उसमें लगन थी, उसमें उत्सुकता थी, उसमें पाठक मिले मुझे अच्छी तरह बाहर से और प्रोत्साहन मिला और कविताओं को लोगों तक पहुंचाने का जो मेरा अनुभव रहा, वो अनुभव वो निश्चित रूप से कविशाला के ही रास्ते से होकर गुजरा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, शायद हम लोग जब मिले थे, आपने बोला कि जो कुछ हमारे सूत्रधार हुए हैं जिनको बहुत से लोग पढ़ते हैं, जैसे धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, और इस श्रृंखला में बहुत सारे कवि हुए, बहुत सारे लेखक हुए हैं। कुछ लेखकों और कुछ जो सूत्रधार हैं उनके साथ आपका
उठना है अगर वो आप किससे साझा कर पाए तो? हाँ, मैं जैसे जब मैं 70s में था तो 70s में मैं दिल्ली के थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, जहाँ आज के लिए पालिका बाजार जी। बन गया है, हाँ। वहाँ एक कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। हाँ। तो उस कॉफ़ी हाउस में हमारा उठना बैठना हुआ करता था। तो वह हमारा रमेश उपाध्याय कहानीकार हैं, हाँ। बड़े फेमस कहानीकार हैं, उनसे हमारी वो मुलाकात हुआ करती थी। रमेश गौड़ जी के साथ हम मिला करते थे। हाँ। हम वहाँ पर रमेश रंजक नवगीतकार हैं, हाँ। नवगीतकार बहुत अच्छे नवगीतकार हैं। दुर्भाग्यवश मतलब वो दीर्घायु इतने नहीं हो पाए, लेकिन कविताओं में वो बहुत लंबी उम्र है उनकी जी। वो जीवित है कविताओं में अभी भी। उनसे हम प्रभावित ही बहुत हुए उसके बाद। और एक बार हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, एक बार क्या बल्कि 2 बार, किसी वजह किसी मतलब स्थितियाँ ऐसी बनी 70s के अंदर ही थी। हाँ। एक तो 70s के 60s के एंड में थी, कॉलेज में था मैं तब। तो नीरज जी के साथ मंच पे भी हमने जो थी हाँ। अपनी कविताएं पढ़ी। लेकिन वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि कवि आए हैं, कवि लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, तो चलिए आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं जिसने कवि सम्मेलन कराया है। अच्छा। वो उस फॉर्म में हमारा जाना हुआ उसमें। हाँ। हाँ, नहीं वो किस्से बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छे किस्से रहे होंगे, बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे। जब आपने बताया कि कविताओं की उत्पत्ति, कविताओं की शुरुआत तो श्रृंगार से होती है, कि श्रृंगार का जिस दिन जीवन में जिस दिन मतलब समझ में आने लगता है तो कविताओं की उत्पत्ति है, कविताओं को लिखना शुरू हो जाता है। लेकिन कविताओं को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है, एक प्रोत्साहन मिलना भी ज़रूरी है कि एक कविता लिख गई, 2 कविता लग गई, एक कंटिन्यूटी रखना लाइफ के अंदर साहित्य को गढ़ने में, वो किस तरीके से रखते हैं? हाँ, ये श्रृंगार हुआ, उसके बाद वो उम्र ये ऐसी थी कि उसके बाद फिर हम थोड़ा कि सोशल चीज़ें जो हैं, हाँ। सामाजिक चीज़ें जो, क्योंकि पढ़ा अब भावनात्मक रूप से हमने जैसे उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए थे जब हम 12वीं क्लास तक आए। 10वीं और 10वीं के बाद मैंने बताया, पहले मैंने 10th की छुट्टियों में मैंने खरीदी कॉलेज के मोड़ पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मोहन राकेश को हमने पढ़ा, इसमें नहाने वाला कल था, धीरेन्द्र भारती का पढ़ा हमने, बंद गली का आखिरी मकान पढ़ा हमने, मन्नू भंडारी का पढ़ा, आपका बंटी पढ़ा, मंटो को पढ़ा हमने, तो टेक सिंह पढ़ा हमने, आला गांव पढ़ा हमने, उसमें राय मासूम रजा का पढ़ा हमने। अच्छा, फिर हमने एक पढ़ा ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पढ़ा। हाँ, ये भगवचरण वर्मा का था शायद ये। तो जब वो हमने पढ़ा तो अखबार में हमने कहीं पढ़ा कि भाई भगवचरण वर्मा ने लिखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके जवाब में राहुल सांस्कृतायन ने जो है शायद सीधे साधे रास्ते एक उपन्यास लिखा है। अच्छा। तो उत्सुकता हुई कि उसे ही पढ़ा जाए। तो फिर उसे ही पढ़ा हमने, सीधे साधे रास्ते को ही पढ़ा हमने। फिर जब कॉफी हाउस में बैठा करते थे हम, तो वहाँ पर फिर तार सप्तक वगैरह के भी पता लगा, नई कविता के बारे में जान पहचान हुई। नई कविता से मतलब जान पहचान का मतलब है कि मतलब संवाद से जान पहचान हुई, संवाद के रास्ते जान पहचान हुई। तो तार सप्तक के कविता को पढ़ा हमने, उसमें सर्वे सगा सक्सेना थे, अज्ञे तो है ही हैं। अज्ञे का हमने उपन्यास पढ़ा, अपने अपने अजनबी, बहुत बेहतरीन उपन्यास है अज्ञे का वो पढ़ा हमने, अज्ञे का ये शेखर एक जीवनी उपन्यास। तो ये सब शौक के तौर पर रहे हमारे। कभी हमने इसे फॉर्म नहीं दिया कि हम साहित्य में लिखेंगे, कविताएं लिखें। जो लिखने का असल में दौर हमारा शुरू हुआ है वो निश्चित रूप से ही कविशाला के से जुड़ने के बाद हुआ, जिसे हम फॉर्मली कह सकते हैं कि हमने टाइम लगा के लिखना जब शुरू किया। वो कैजुअल राइटिंग से कंटिन्यूटी और डेली एक जिज्ञासा अंदर रहती थी लिखने वाला, वो कविशाला के साथ। अच्छा, और कविशाला पढ़ के, कविशाला में जो हम कविताएं पढ़ते हैं बच्चों की, जो है लोगों की पढ़ते हैं, वो तो बच्चे भी हैं, वो हमारे बस भले ही वो कविताओं में हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से उन्होंने बच्चा कह रहा हूँ, तो जो उनकी हम कविताएं वगैरह पढ़ते हैं वो बहुत मैच्योर हैं, वो बहुत मैच्योर। और कविशाला सचमुच एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म सभी लोगों को दे रहा है। वो आप जितना कविशाला में अंदर जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, अलग अलग उसके एपिसोड्स को देखेंगे, तो महसूस होगा कि ये बहुत साहित्य के लिए और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के लिए, विशेष रूप से जनरल साहित्य के लिए और विशेष रूप से हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत
अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए। और बहुत अच्छा, और मुझे तो इससे पूरा जीवन मिला है, मतलब जीवन, साहित्य का जीवन मिला है। हाँ। अच्छा, भाषाओं का आपने हिंदी साहित्य की जिक्र किया अभी। अगर भाषाओं का की बात करें केवल भारत में, अभी बाहर ना बात करें, तो आपने जिस तरीके से परिवर्तन देखा समय के साथ में, 80s 90s है ना, फिर 2000 आया, अब 2010 गया, 2020 गया, जो भाषाओं के साथ परिवर्तन हुआ, क्या शुरुआत से हिंदी साहित्य इसी तरीके से बन रहा था, इसी तरीके से लेखक लिख रहे थे, उसमें कमी आई, उसमें अभी आपने देखा ज़्यादा बढ़ा, किस तरीके से देखा आपने प्रदेश? एक दौर था, साहित्य तो आज भी बहुत लिखा जा रहा है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं, साहित्य बहुत, लेकिन क्योंकि टेक्निक नहीं आ गई, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, नए नए गैजेट्स आ गए, जिससे कि आदमी अपने को प्रदर्शन, अपने को अपना जो है, मतलब जो कह सकते हैं संप्रेषण उसका होता है। हाँ। संप्रेषण जो उसका होता है वो गैजेट से जो होता है उसका, तो उसी हिसाब से मनुष्य ने अपने को बदला। फिर बहुत सारे हमारे चलचित्र आए, पिक्चरें आई, पिक्चर्स से बहुत प्रभावित हुए लोग। अब जिस उम्र में कहानियाँ पढ़ी जाती थी, अब उस उम्र में पिक्चरें भी देखी जाने लगी। पहले पिक्चर तो ऐसा हुआ करता था, कोई सिनेमा देखने जा रहा है तो एक वो फेस्टिवल हुआ करता था कि भैया आप घर में तैयार होकर जा रहे हैं और सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं। अब वो हर आदमी के हाथ में पिक्चर है, हर आदमी के हाथ में गाने हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ें बदली हैं। और चीज़ें बदलनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब आप चीज़ें बदलते हैं तो जब भी हम कोई चीज़ बदलते हैं वहाँ द्वंद्व होता है, मैं ही समझता हूँ। जब भी कोई बदलाव होगा तो वहाँ द्वंद्व जरूर होगा, और उस द्वंद्व से ही चीज़ें अच्छी निकल कर आती हैं। उसमें से ही चीज़ें अच्छी निकल कर आती हैं। और आजकल भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और बेहतरीन लिखा जा रहा है। तो आउटराइट ये नहीं कहा जा सकता कि भाई सब कुछ आजकल सिनेमा से ही संचालित होता है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी संचालित हो रहा है, बहुत अच्छी तरह संचालित हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है उसके बाद। और आपने भाषाओं की बात करी, और सबसे बहुत अच्छी बात ये हुई है पिछले दिनों कि भाषाओं में आदान प्रदान पहले भी था, लेकिन उसका पेस जो है ना, उसकी जो गति है आपस आदान प्रदान की, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के शब्दों को, एक दूसरे के साहित्य को, एक दूसरे को समझने को और जानने का जो उसका वेग है, उसकी जो गति है, वो बहुत तेज हुई है। और ये बहुत अच्छे भविष्य का, बहुत अच्छे भविष्य का द्योतक है, बहुत अच्छे भविष्य के लिए अच्छा सूचक है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, आप कविशाला के एक बहुत सक्रिय लेखक भी हैं, कवि भी हैं। मैं कुछ आपसे, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी श्रोता होंगे बाद में, उनके लिए कुछ कविताएं आखिरी में एक दो सुनना चाहूँगा। एक कविता है इसमें, कोलाहल घुल गया नगर में, जैसे तैसे भीड़ भाड़ से गुजर रहे पलछिन, शुरू हुआ यूं दिन। जैसे तैसे भीड़ भाड़ से गुजर रहे पलछिन, शुरू हुआ यूं दिन, झांक रहा बादल से सूरज, बूढ़ाया आकाश। कोलाहल खुल गया नगर में, मौसम में संतराश। झांक रहा बादल से सूरज, बूढ़ाया आकाश। बादल जब आ जाते हैं सफेद सफेद, तो उस दृश्य को चित्रित करने की कोशिश की है। झांक रहा बादल से सूरज, बूढ़ाया आकाश। कोलाहल खुल गया नगर में, मौसम में संतरास। गई रात जो देखे सपने, टूट गए कमसिन, शुरू हुआ यूं दिन। दफ्तर बंद यातना, 24 घंटे की ड्यूटी है। दफ्तर बंद यातना, कुंठा आंगन आंगन। तन से चिपकी रही उमर बन, बेमानी विज्ञापन। बेतरतीब डगर पर चलकर बढ़ना बहुत कठिन, शुरू हुआ यूं दिन। गलियों में खप रही जिंदगी, सड़कों पर संताप। घिरता गया घुटन से चिंतन, बढ़ता रहा दबाव। धुंधलाया खुशियों का दर्पण, डूब गए सब बिंब, शुरू हुआ यूं दिन। जैसे तैसे भीड़ भाड़ से गुजर रहे पलछिन, शुरू हुआ यूं दिन। बहुत शानदार।
एक और छोटी कविता। इसी सिलसिले में महानगर की जिंदगी, आज की जिंदगी तो इस सिलसिले को लिखने की कोशिश की है, व्यक्त करने की कोशिश की है। व्यस्तता कैसे सुनाऊं या ना सुनाऊं। अब शहरों से कस्बों से शहरों में, शहरों से बड़े शहरों में, बड़े शहरों से विदेश चले जाते हैं और सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। लेकिन वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि श्रृंगार से शुरू होता है सब कुछ। श्रृंगार से शुरू होता है, या फिर श्रृंगार उसके शुरू कहीं और से भी होता होगा, तो श्रृंगार उसे पालता पोसता तो है ही। इसमें मैं समझता हूँ इसमें आपको शंका की गुंजाइश नहीं है। शुरू यदि श्रृंगार से नहीं होगा, श्रृंगार किसी स्थिति में श्रृंगार साहित्य शुरू होगा तो श्रृंगार उसे पालता पोसता जरूर है। तो व्यस्तता कैसे सुनाऊं या ना सुनाऊं, दिन ऑनलाइन फाइलों में बीतता है। व्यस्तता कैसे सुनाऊं या ना सुनाऊं, दिन ऑनलाइन फाइलों में बीतता है। क्या पता तुमको हमारे पास एक केवल याद को ढोना नहीं है। क्या पता तुमको हमारे पास एक केवल याद को ढोना नहीं है। सिर्फ रोटी को समर्पित प्राण आज का रोना यही है। भूख ये कैसे दबाऊं और यह किसको बताऊं कि आदमी का अर्थ ही अब रिक्तता है। दिन ऑनलाइन फाइलों में बीतता है। शहर में शामिल मगर फिर भी यूं अकेला। शहर में शामिल मगर फिर भी यूं अकेला, जो नगर में कोई रेगिस्तान फैला। बात यह कैसे छिपाऊं या ना छिपाऊं कि जो किसी की हो ना पाई एक छोटी सी इकाई, बेबसी से ढो रही अनभिज्ञता है। दिन ऑनलाइन फाइलों में बीतता है। व्यस्तता कैसे सुनाऊं या ना सुनाऊं। ये महानगर की स्थिति को बहुत शानदार है। जो आज भागदौड़ की जिंदगी है, सुबह से शाम तक दफ्तर में टाइम निकल जाता है। अब किसी को छोड़कर आए, किन्हीं की यादों को लेकर आए, उन यादों को भी बार बार जीने का अब टाइम नहीं रहता। कभी कॉल आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, व्यस्तता है। महानगर की जिंदगी है। बिल्कुल, बहुत शानदार। अच्छा, आखिरी में जो भी दर्शक इसको देखेंगे उसमें जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, कविशाला में हर तरीके के नए लोग भी हैं, नए लड़के भी लिखते हैं और पुराने भी इस बहुत सारे साहित्यकार हैं जिनका कंटेंट हम कविशाला के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप जो भी दर्शक देखेंगे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं साहित्य एक बहुत ही जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब वो साहित्य को हम ये मान के ना चलें कि बहुत बड़ी बड़ी पोथियां हैं, बहुत बड़े बड़े पन्ने हैं, 1500 पेज की किताबें हैं, उपन्यास है, वही साहित्य। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बातचीत की शुरू में कहा था कि जो दादी नानी ने हमें कहानी सुनाई वो भी साहित्य है। जो गुरुजन ने हमारे को पाठ पढ़ाते पढ़ाते अचानक कोई छिपक सुना, सब स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उस पाठ में से कोई कहानी जुड़ी हुई सुना दी, वो भी साहित्य है। जब ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता संकलित हो जाती हैं तो ये अपना में साहित्य बन जाता है। अब यही बात कि इस जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को जो हर व्यक्ति के साथ है, दादी नानी की यानी सबने सुनी है, हम सब ने घटित होते हुए देखा है। हम जब बस में चलते हैं, बस में से उतरते हैं, बस में चढ़ते हैं, घंटा एक घंटा आधा घंटा वेट करते हैं बस की, वहाँ भी अपने आप में एक साहित्य, एक कथा, एक कहानी, एक किस्सा जन्म ले रहा है। महसूस करना है, प्रकट करना है। और मैं ये चाहूँगा कि हर व्यक्ति हाथ में कलम उठाए, मोबाइल उठा ले, उंगलियाँ चला ले, लेकिन चलाए, लेकिन अपने को अभिव्यक्त करना, जो स्लोगन है कविशाला का, कि लिखिए जरूर कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ लिखते रहना, कुछ ना कुछ अपने को अभिव्यक्त, लिखने का मतलब अपने को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करके उसे संकलित करना, संकलित करके उसे बार बार पढ़ना, उसे महसूस करना, पुराने अपने गुजरे हुए कल को, गुजरे हुए क्षणों को, सिर्फ कल का मतलब कल नहीं, गुजरे हुए क्षणों को, जो कल शाम बीती है मेरी, वो भी मेरे लिए अपने आप में एक साहित्य का हिस्सा हो सकती है। कलम उठाना है, बस लिखना है, उसको जो महसूस किया उसे लिखना है, उसे शब्दों में पिरोना है, और शब्दों में पिरो के निश्चित रूप से
कविशाला में तक लेकर आना है और उसे कविशाला में प्रकाशित करना है, कविशाला तक पहुंचाना है उसे। और कविशाला से जुड़ने का जो अनुभव है मेरा, वो निश्चित रूप से आप सब भी, यदि जो भी मनुष्य जो भी उससे जुड़े हुए हैं, वो सब इस बात को महसूस करते हैं कि कविशाला से जुड़ना जिंदगी से जुड़ना है। सिर्फ कविशाला से जुड़ना साहित्य से जुड़ना नहीं है, साहित्य के साथ साथ जीवन से जुड़ना है, जीवन की जीवंतता से जुड़ना है। इसलिए कविशाला से जुड़ना मेरे लिए अनिवार्य है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर बातचीत के लिए, और कविशाला के बारे में काफ़ी अच्छी बातें की आपने। जो लोगों तक पहुंचेंगी, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, एक सिंपल सा है कि अभिव्यक्त करना जरूरी है। विचार अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उन विचारों को बाहर निकालना, उनको अभिव्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप पेन कलम उठाइए, आप कविशाला में लिखिए, कहीं भी लिखिए, बट लिखिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छी बातचीत के लिए। बिल्कुल, हाँ, साहित्य से जुड़ना कविशाला से जुड़ना है, कविशाला से जुड़ना साहित्य से जुड़ना है, मैं ये मानता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।